हाँ जी, गुड इवनिंग सब्सक्राइबर्स। आज अपन एक नया टॉपिक लेक्चर लेके चल रहे हैं क्लास 10 का, जो वन शॉट में अपन क्लियर करने वाले हैं। और देखिए, टॉपिक का नाम है वो एक्टिव पैसिव है। एक्टिव पैसिव को अपन थोड़ा सा एक बार इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो समझते हैं एक बार इसका, कि इसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है इस टॉपिक की, किस प्रकार से इसको काम में लिया जाता है। फिर उसके बाद में जो इसके जो नियम है वो चेंज करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको भी अपन सॉल्व करेंगे। और लास्ट में मैं कुछ आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा, जो ऐसे मान लो कि कोई सेंटेंस यदि आपको पैसिव हो इसका या फिर एक्टिव का पैसिव में चेंज करना नहीं आ रहा है, तो उसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है, वो भी आप काम में ले सकते हो। ठीक है, वो अपन वीडियो के एंड में बताऊंगा, डायरेक्ट वीडियो के एंड में मत जाना आपको। एक बार इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो अपन एक बार देखते हैं। देखिए, आप जो वॉइस होती है वो दो टाइप की होती है, एक आपकी होती है एक्टिव और एक आपकी होती है पैसिव। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एक स्टेटमेंट वो होता है जो एक्टिव स्टेटमेंट होता है, और एक स्टेटमेंट आपका होता है वो पैसिव स्टेटमेंट होता है। अच्छा, एक्टिव स्टेटमेंट क्या होते हैं और पैसिव जो स्टेटमेंट है वो क्या होते हैं। एक्टिव स्टेटमेंट में देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंस रहती है वो हमारे पास सब्जेक्ट की रहती है, और इसमें जो रहती है वो इंपॉर्टेंस वो ऑब्जेक्ट की रहती है। अच्छा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस से क्या मतलब है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस से मेरा मतलब है कि एक्टिव का जो भी स्टेटमेंट होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो भी एक्टिव का जो भी स्टेटमेंट होता है उसमें अपन सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं ज्यादा। ठीक है, और जो पैसिव का स्टेटमेंट होता है उसमें अपन सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करते हैं। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरे पास यदि सब्जेक्ट नहीं भी हो या कोई मेरे लिए सब्जेक्ट है वो अननोन है तो भी चलेगा, तो भी अपन पैसिव जो स्टेटमेंट है वो बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कतें नहीं होने वाली। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक्टिव में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, हिंदी में आप इसको एक्टिव को बोलते हैं आप कृतवाच्य, और पैसिव को बोलते हो आप कर्मवाच्य। ठीक है, कृतवाच्य क्रमवाच्य समझ रहे हो। कर्तवाच्य का मतलब है कि इसमें कर्ता की इंपॉर्टेंस होती है, सब्जेक्ट की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। और पैसिव का मतलब है कि कर्मवाच्य। कर्मवाच्य का मतलब क्या है, आपका ऑब्जेक्ट की इसमें ज्यादा है वो इंपॉर्टेंस किसकी होती है, वो आपके ऑब्जेक्ट की होती है। इतनी मेरी बात क्लियर हुई। ये इसकी बेसिक चीज थी। ठीक है, मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, ज्यादा बेसिक की मैं बात नहीं करूंगा, मैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा एक बार के लिए। एग्जाम में आपका सवाल गलत नहीं हो, मैं इतनी आपकी बात करूंगा। ठीक है, आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपको आपका जो टॉपिक है, जो क्लास 10 में या फिर जो किसी भी अदर एग्जाम्स में आता है, वो सारो पूरा का पूरा है वो मैं यहाँ पे कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मेरे पास एक हेडिंग है जिसको मैं कह रहा हूँ चेंजिंग ऑफ टेंस, कि मुझे टेंस को किस प्रकार से चेंज करने हैं। अच्छा, टेंस किस प्रकार से चेंज करते हैं, देखिए एक चीज तो मैं बताता हूँ आपको शॉर्टली बताने का क्या मतलब है। शॉर्टली बताने का मतलब ये है कि मैं आपको, देखिए आपको टेंस का नॉलेज है तो आप इसको आराम से, जो मैं शॉर्टली बताने जा रहा हूँ आपको, आप समझ जाओगे। यदि टेंस का बेसिक नॉलेज नहीं है तो मैं आपको पहले प्रेफर करूंगा कि पहले आप है वो टेंस का जो मेरे वीडियोस है वो देख के आइए आप। उससे फायदा ये होगा कि जो मोस्टली जो ग्रामर है पूरी वो टेंस पे बेस्ड होती है। यदि आपको टेंस ढंग से आते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानना, एडवर्ब्स को पहचानना, यदि छोटी छोटी चीजों का आपका नॉलेज होता है तो आप किसी भी स्टेटमेंट में कहीं कोई दिक्कतें नहीं करते हो। देखिए, मैं बात कर रहा हूं कि जितने भी अपन को टेंस देखना एक बार, जितने भी सिंपल वाले होते हैं। अच्छा, सिंपल वाले से क्या मतलब है, चाहे वो प्रेजेंट का सिंपल हो, चाहे वो पास्ट का सिंपल हो, चाहे वो फ्यूचर का सिंपल हो। मेरी बात समझ में आई आपको। उनको अपन किस में चेंज कर देंगे, उसको अपन चेंज कर देंगे कॉन्टिन्यूस में। ये इस प्रकार से मैं शॉर्टली बात कर रहा था। फिर यदि मैं थोड़ी डिटेल वाइज में बात करूं, मैं इसका एक बार थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं। डिटेल किस प्रकार से है कि यदि प्रेजेंट में आपका मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस है, ये कौन से स्ट्रक्चर में आता है, ये आपका आता है अफर्मेटिव। जब आप अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो आप मैन वर्ब की, या तो आप मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, या मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगाते हो। केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगाते हो, जब आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होता है, तब आप केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हो। और यदि आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, तब आप मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का भी प्रयोग करते हो। ठीक है, इतनी मेरी बात समझ में आई। ठीक, दूसरी चीज है, ये तो बात हुई अफर्मेटिव की। किसके अफर्मेटिव की,
प्रेजेंट की अफर्मेटिव की। अब प्रेजेंट के नेगेटिव की मैं बात करूं तो नेगेटिव में आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब होती है, वो आपकी डू और डज। ये वाली दो हेल्पिंग वर्ब आपके पास होती है। अच्छा, इनको चेंज किस में करते हो आप? इसमें आप चेंज करते हो, वो करते हो आप इज, एम, आर प्लस मैन वर्ब की थर्ड। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, उसमें आप इज, एम, आर के साथ में, ठीक है। यदि यही पास्ट का होता तो वॉज वर आ जाता, यही फ्यूचर का हो जाता तो शैल बी या विल बी आता। तो वो अपने साथ वो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लेते हैं, वन वर्ब आईएनजी फॉर्म यानी जेरेंड वाली फॉर्म काम में लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखना है, पैसिव वॉइस में आपको इस चीज को क्लियर रखना है कि आपको हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है, बाकी किसी भी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना है। कब करना है? जब आप पैसिव बनाते हो। मेरी बात समझे, टेंस चाहे कोई सा भी हो, किसी भी प्रकार का टेंस हो, यदि आप पैसिव बना रहे हो तो हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी डिटेल वाली बात हो गई। जैसे मान लो फिर मैं बात करता हूँ जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस है, जितने भी कॉन्टिन्यूस वाले टेंस है, आप उनमें क्या करोगे, क्या चीज ऐड करोगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे इज है, एम है, आर है, ये कौन सा है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। फिर मैं ले लेता हूँ वॉज है, वर है, ठीक है। मैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस ले लूंगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नहीं लेने के पीछे रीजन है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का है वो पैसिव नहीं बनता है, नहीं बनता है, इस पे भी अपन चर्चा करेंगे। देखिए टोटल अपने पास है वो कितने टेंस है, टोटल अपने पास 12 टाइप होते हैं टेंस की। टोटल मिला के जो कितने टाइप होते हैं, 12 टाइप होते हैं। कैसे? प्रेजेंट के 4 हो गए, पास्ट के 4 हो गए, फ्यूचर के 4 हो गए, टोटल 12 में से। तो 12 टाइप में से केवल 8 टेंस ऐसे हैं जिनके पैसिव बनते हैं, बाकी 4 टेंस कौन कौन से जिनके पैसिव नहीं बनते हैं। कौन कौन से हो गए आपके? तो ध्यान में रखना है। पहले एक बार यहाँ पे बात कर लेते हैं, अपन कंटिन्यूसली बात करके चलते हैं ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो बीच में। देखिए जितने भी कॉन्टिन्यूस वाले हैं उनमें क्या होता है, आपको बीइंग का यूज कर देना है, उनके आगे बीइंग का। जैसे इज है या आपका आर है या आपका एम है, तो आप उसके प्लस में क्या लगा दोगे, बीइंग, और बीइंग लगाने के बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल आप कर दोगे। इस प्रकार से आपको चेंज कर देना है। उसी प्रकार से वॉज वर है तो आप लिख दोगे वॉज या वर प्लस लगा दोगे यहाँ पे बीइंग प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस प्रकार से आपको काम में ले लेना है। तो मैं सिंपली एक शॉर्ट लाइन में आपको समझाता हूँ, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत इजी है। यदि आपको टेंस आते हैं तो, टेंस नहीं आते हैं तो एक बार आप टेंस की वीडियो देखिए, इन चीजों के बारे में आप जानकारी लीजिए, हेल्पिंग वर्ब के बारे में, मैन वर्ब के बारे में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, एडवर्ब के बारे में, ठीक है। छोटी छोटी चीजों को पढ़िए, छोटी छोटी चीजों को पढ़ोगे तभी ये बड़ी चीजें आपके सामने आएंगी, ठीक। देखिए जितने भी सिंपल वाले हैं उनको आपको कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देना है, जितने भी कॉन्टिन्यूस वाले हैं उनके आपको बीइंग लगा देना है, ठीक। उसी प्रकार से जितने भी परफेक्ट वाले टेंस हैं उनको आपको इसमें चेंज कर देना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। इतनी मेरी बात क्लियर हो गई। और जितने भी आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले टेंस हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। इससे मेरी बात क्या, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना। जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस वाले, तो जितने भी कितने हैं, मेरा कहने का मतलब है कि मैंने कहा कि जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस वाले हैं उनको आपको चेंज नहीं करना है, तो कितने हैं? तो एक तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो कितने हो गए? 3 प्लस। अब मैं बात उनकी कर रहा हूं जिनको आप पैसिव में चेंज नहीं कर सकते, उन टेंस की मैं बात कर रहा हूं। तो 3 टेंस तो ये हो गए अपनी वाली, परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 3 टेंस हो गए जिनको आप चेंज नहीं कर सकते पैसिव में। ये 3 मैं कारण भी बताऊंगा क्यों नहीं चेंज कर सकते, उसका भी मैं रीजन देता हूं आपको, वो एग्जाम्पल के साथ में दूंगा ताकि आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले उसके बारे में। 3 तो ये हो गई। उसके बाद में कितने हो गए आपके, कितने बच गए? मैंने कितने आपको बताए थे, मैंने बताए थे 12, और 12 में से कितने बनते हैं? 8, तो माइनस कितने है आपके? 4। 4 नहीं बनते, 3 अपने पास आ गए। एक कौन सा है? एक है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस।
ये वाला टेंस। तो एक ही आपका ये हो गया, टोटल मिला के कितने हो गए आपके 4। ये 4 टेंस ऐसे होते हैं जिनको आप पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। रीजन क्या है? रीजन ये है, देखो शॉर्ट में समझा रहा हूँ, रीजन ज्यादा डीपली नहीं घुसेंगे, अपन टॉपिक से नहीं हटेंगे एक बार के लिए, वन शॉर्ट वीडियो है। देखिए कारण ये है, जैसे मैं कहूं कि ये 3 है परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, मान लो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लेके चलो, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आपकी? हैज या हैव, और प्लस में लगता है आपके बीन। हैज या हैव प्लस में लगता है बीन। उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो वह है आपकी हैड प्लस से बीन। ठीक है, उसी प्रकार से एक वो फ्यूचर वाली हो गई, तो फ्यूचर वाली में क्या होती है आपके पास? विल हैव प्लस बीन, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। उसी प्रकार से मतलब एक शैल भी होती है यहाँ पे। ठीक है, और अब मैं बात करूं फ्यूचर कंटिन्यूस की। फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल या विल प्लस बी। ये 4 टेंस अपने पास, इन चारों को आपको ध्यान में रखना है। इनको चारों को आप पैसिव में चेंज नहीं करते। अब मैं रीजन बताता हूं क्यों नहीं चेंज करते। देखिए इसमें क्या है, आपको मिल रहा है बी। मैंने अभी क्या बोला कि जितने भी कॉन्टिन्यूस वाले टेंस है उनमें आप बीइंग लगा दोगे, तो बी तो यहाँ पे पहले से है और आप उसमें ऐड और कर दोगे। क्या ऐड और कर दोगे? बीइंग आपको ऐड करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू पैसिव वॉइस के रूल के अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा? बीइंग ऐड करना पड़ेगा। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ए पैसिव वॉइस। क्या चेंज करना पड़ेगा आपको? बी है, ध्यान से सुनो, पहले बी पहले से ही है और बीइंग अपन लगा रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये क्या हो जाता है आपका? इनकरेक्ट हो जाता है कि बी और बीइंग है वो एक साथ नहीं आ सकते। यही वाली कंडीशन इसमें है, यही वाली कंडीशन इसमें है, यही वाली कंडीशन इसमें है। अब एक लाइन में सुन लो, जिन टेंस में आपकी बी फॉर्म होती है या बीइंग फॉर्म होती है या बीन फॉर्म होती है, उनको आप पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। ये सुन लो, ये सीधा शॉर्टकट रास्ता है। ठीक है, ये तो मैंने थोड़ा विस्तारित रूप से आपको समझाया है, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन आप ब्रीफली समझो तो ब्रीफली आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जिन टेंस में आपके बी होते हैं, देखो बीइंग तो होते ही नहीं है, बीन होते हैं, जिनमें आपके बी या बीन मिलते हैं उन टेंस को आप पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। ये हो गई आपकी बेसिक बात। अब मैं बात करता हूँ कि पैसिव वॉइस के रूल्स की बात करता हूँ कि पैसिव वॉइस है वो किस बेस पे काम करता है। बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है, ज्यादा कोई टाइप नहीं पढ़ने इसको। यदि आपने एक छोटी सी चीज पे गौर कर लिया तो किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो आपको चेंज करना आ जाएगा। बस आप सेंटेंस का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको सेंटेंस को थोड़ा सा तोड़ना मरोड़ना आना चाहिए। तोड़ने मरोड़ने के से मेरा मतलब है कि आपको पता होना है कि सब्जेक्ट क्या है इसका, इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसकी मेन वर्ब, इसका ऑब्जेक्ट क्या है। मैं थोड़ा एकदम आपको पूरा खोल के बताऊंगा ये चीज, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस पे अपन थोड़ा सा डीपली जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए, अब मैं बात करता हूं कि पैसिव वॉइस है वो किस बेस पे काम करता है, किस प्रकार से काम करता है, क्या रूल्स होते हैं। तो देखिए, आपको रूल्स में एक ही चीज ध्यान में रखनी है, बस ये पूरा का पूरा जो पैसिव वॉइस का जो टॉपिक है वो सारा का सारा इस पे डिपेंड करता है। बस फर्क क्या हो जाता है कि सेंटेंस, टेंस, तरीके थोड़ी चेंज होती जाते हैं। बाकी मैटर सारा का क्या रहेगा? यही वाला रहेगा। किस प्रकार से रहेगा? क्या है? हाउ टू मेक अ सेंटेंस पैसिव, हाउ टू मेक अ सेंटेंस पैसिव। सेंटेंस को पैसिव किस प्रकार से बनाते हैं? तो इस प्रकार से बनाते हैं। क्या चेंजमेंट करने हैं? चाहे वाक्य किसी भी प्रकार का हो, यही वाले चेंजमेंट करने, आपको कुछ चेंज नहीं करना बाकी। ठीक है, देखिए पहला काम क्या होगा कि जो भी सेंटेंस, जो भी आपको स्टेटमेंट मिलेगा, उसका जो भी ऑब्जेक्ट है उसको पहले क्या बना दो, आप सब्जेक्ट में चेंज कर दो। ठीक है, सब्जेक्ट में चेंज करो तो दिक्कत कहाँ आएगी? यदि किसी व्यक्ति का नाम देख रहा है, मान लो कि कोई नाउन दे रखी है आपको, नाउन में कुछ भी हो सकता है। यदि नाउन आपके पास है तो नाउन तो आप कोई दिक्कत नहीं, चेंज कर दोगे, यहाँ से उठा के वहां पे रखनी होती है। मान लो कि ये वाली इंग्लिश है, इंग्लिश आपकी नाउन है, नाउन को उठा के आप वहां पे रख दोगे, इंग्लिश में तो कोई चेंजमेंट नहीं करना पड़ रहा आपको। लेकिन यदि यहीं पे प्रोनाउन आ जाती है, प्रोनाउन को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। और जब आपको उसको सब्जेक्ट बनाओगे तो आप उसको हमेशा किस में चेंज करके लेके जाओगे? वो चेंज करोगे आप सब्जेक्टिव फॉर्म में। बस इतनी सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नाउन में दिक्कत नहीं आएगी, प्रोनाउन में थोड़ी दिक्कत आती है। ठीक है,
दूसरा काम क्या है, आवश्यकता अनुसार एचवी लगाओ। मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकता था इतना भी कि एचवी लगाओ, काम चल जाता, क्या नहीं चलता। आवश्यकता अनुसार वर्ड लिखने के पीछे कारण है कि हमारे पास दो टेंस ऐसे होते हैं, कौन कौन से, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, जिनमें आपको अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है। मैंने नीचे सेंटेंस भी लिख रखा है, जैसे ये वाला, इसमें आपको कहीं हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी इसका जो टेंस है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं अपन। किस प्रकार से रिकॉग्नाइज करते हैं वो देखिए आप। तीसरा काम, आपको मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। मैंने क्या बोला, पैसिव वॉइस में हमेशा मैन वर्ब की किस फॉर्म का यूज करना है, थर्ड फॉर्म का। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। चौथा जो अंतिम काम होता है, लास्ट का अपना जो काम होता है वो होता है बाय प्लस एजेंट का। बाय प्लस एजेंट का प्रयोग आपको करना है, लेकिन इसके भी मैंने ब्रैकेट में लिखा कि आवश्यकता अनुसार करना है। क्यों? देखिए, जरूरी नहीं होता कि हर बार है वो सेंटेंस के लास्ट में बाय प्लस एजेंट है वो लिखा जाए। मैंने क्या बोला था, जब मैंने आपको बेसिक पार्ट समझाया था तो मैंने उसमें बोला कि आपको कृतवाच्य चेंज करने हैं या कर्मवाच्य। कृतवाच्य को आपको कर्मवाच्य में चेंज करना है, यानी कि आपको एक्टिव को चेंज करना है किसमें, पैसिव में। और पैसिव में अपन है वो कर्म पर ज्यादा फोकस करते हैं, ऑब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करते हैं, सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करते। सब्जेक्ट उसमें न भी हो, सब्जेक्ट यदि हमारे लिए अननोन है तो भी चलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? जब अपन सेंटेंस को पैसिव बनाते हैं तो उसमें फोकस किस पे किया जाता है, ऑब्जेक्ट पे, न कि आपका सब्जेक्ट पे, ठीक है। तो सब्जेक्ट नहीं भी होता है तो चल जाता है। तो बाय प्लस एजेंट में आवश्यकता अनुसार लिखने का मेरा मतलब यही है कि यदि आपके पास क्या है, यदि आपके पास कोई अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, मैं आपको अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की जो लिस्ट है वो यहाँ पे लिखवाऊंगा कि जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। आपको अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को बाय प्लस एजेंट नहीं बनाना है, मुद्दे की बात है इतनी सी, ठीक है। कुछ सेंटेंस मैंने लिख रखे, सॉल्व करते हैं उनको, ये रूल्स लगाते हैं। टेंस अपन ने चेंज करना देख लेते हैं किस प्रकार से अपन को टेंस चेंज करने हैं, ठीक है। यदि आपको टेंस का बेसिक नहीं आता तो मैं तो यही प्रीफर करूंगा कि आप पहले टेंस का बेसिक सीखो, उसके बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, पैसिव वॉइस है, वो जल्दी सीख पाओगे आप, ठीक है। देखिए रानी, सबसे पहला काम क्या है, मुझे जैसे रूल्स बोलेंगे मैं वैसे काम करता जाऊंगा, मेरा सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा, जो मुझे रूल्स बोल रहे हैं मैं वैसा करूंगा। पहला नियम क्या बोल रहा है मुझे, पहला नियम बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो सेंटेंस को तोड़ना मरोड़ना सीख लो आप, बिखेर दो सेंटेंस को आप। किस प्रकार से, रानी क्या है आपकी, रानी सब्जेक्ट है, नहीं आपकी नहीं है रानी, सेंटेंस की रानी है ना, रानी आपकी सब्जेक्ट है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी मेन वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया सेंटेंस का। क्या क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ कि एक स्टेटमेंट है उसमें अपने पास एक सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। विदाउट ऑब्जेक्ट क्या करोगे, विदाउट ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस नहीं बनता है। जिस सेंटेंस में आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है उसका पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है। इंग्लिश, सबसे पहले क्या काम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। शुरू में क्या लिख दिया, इंग्लिश, कोई चेंजमेंट नहीं करना, ठीक है। आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाओ। हेल्पिंग वर्ब है क्या, है बिल्कुल है तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगा दिया, वॉच। अब बात, क्या इतना ही काम करना है, नहीं, इतना ही काम है नहीं करना है। अपन ने क्या पढ़ा था कि जब अपन कॉन्टिन्यूस वाली, ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है। मैंने बताया था कि पास्ट कॉन्टिन्यूस वाले टेंस में अपन बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लगा दो, वॉज के बाद में क्या लगा दिया मैंने, बीइंग। इंग्लिश वॉज बीइंग। अब क्या करना है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। मैन वर्ब क्या होता है, सिंपली भाषा में आप समझो, मैन वर्ब मतलब होता है काम। सेंटेंस में जो भी काम है वो सारा का सारा क्या है, आपका मैन वर्ब है। क्या सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, बस वही मैन वर्ब। मैन वर्ब मतलब काम, याद रखो इस चीज को। काम की भी कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लिखा है, तो रीड, रेड और वापस से क्या हो जाती है, रीड। तो इंग्लिश वॉज बीइंग रीड। अब बाय प्लस एजेंट कौन है, बाय प्लस एजेंट का मतलब क्या है, बाय प्लस एजेंट का मतलब है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। ये बाय प्लस एजेंट का मतलब होता है, सब्जेक्ट को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, रानी, रानी को बना दो ऑब्जेक्ट। उससे पहले क्या लगा दो, बाय। बाय किसके द्वारा पढ़ी जा रही है, रानी। फोकस किस पे किया, ऑब्जेक्ट पे। शुरू में किसको लेके गए, ऑब्जेक्ट को, इसीलिए इसको पैसिव बोला जाता है, इसीलिए पैसिव फॉर्म है। ऊपर वाले में सब फोकस किस पे था, सब्जेक्ट पे, तो इसको क्या बोला जाता है अपन के द्वारा, तो इसको बोला जाता है एक्टिव। एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, पैसिव में ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। इतनी सी बात, ये जनरल नॉलेज की बात है, एग्जाम में ऐसे कोई सवाल पूछता नहीं है। एग्जाम में तो ऐसे ही पूछता है
ऐसे पूछने के लिए आपको बेसिक भी चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक नहीं पता तो आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, दूसरा लो, महेश क्या आपका सब्जेक्ट है, राइट्स आपकी क्या है, वर्ब है, ए लेटर क्या है आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बनाओ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, तो ए लेटर। ठीक है, कौन सा टेंस है, एस या एस कौन से वाले टेंस में लगता है, प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल में एस एस क्यों लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट किस प्रकार का है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस एस लगाया। यहीं पे यदि सब्जेक्ट प्लूरल होता है, जैसे कि माय फ्रेंड्स प्लूरल है, तो मैंने प्ले में एस एस नहीं लगाया। नीचे वाला भी प्रेजेंट का है। अच्छा, प्रेजेंट टेंस को किस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट को कॉन्टिन्यूस में लेके जाओ। प्रेजेंट सिंपल है तो कॉन्टिन्यूस में लेके जाओ। कॉन्टिन्यूस में क्या आती है अपने पास, इज, एम और आर। इज का एक वचन वाली, एक वचन सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग आई के साथ में करते हैं, और प्लूरल के साथ अपन आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ए लेटर कितने लेटर, एक लेटर, एक लेटर तो अपन क्या लगा देंगे, इज, अ लेटर इज। अच्छा, बीइंग वगैरह लगाओ, नहीं लगाना, सिर्फ टेंस चेंज किया अपन। कॉन्टिन्यूस वालों में अपन को बीइंग लगाना है, इस वाले में अपन को बीइंग नहीं लगाना है। तो अ लेटर इज, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटन किसके द्वारा लिखा गया, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, बाय महेश। क्लियर है, अ लेटर इज रिटन बाय महेश। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, कौन है ऑब्जेक्ट, देखिए आपके पास थोड़ा सा चेंजमेंट है, ये कौन है, सब्जेक्ट हो गए। किस प्रकार का सब्जेक्ट आपका, प्लूरल है। ठीक है, ये आपकी क्या है, वर्ब है। वर्ब भी कौन सी, मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं अपने पास। ये क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी एडवर्ब है। ठीक है, ये एडवर्ब है, ये क्या, प्रीपोजिशनल एडवर्ब। प्रीपोजिशन दिख रही है आपको क्या, इन। बनाओ, चेंज किसको करोगे, ध्यान रखना है ये जब एडवर्ब आती है तो इसमें थोड़ा ध्यान में रखना आपको। एक चीज याद रखना, बाई प्लस एजेंट हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है, हमेशा ही सब्जेक्ट के कहां पे आएगा, लास्ट में, उससे पहले कुछ नहीं आएगा। यानी जैसे मान लो कि ये बाई प्लस एजेंट है, इसके लास्ट में कुछ भी नहीं आएगा। बाई प्लस एजेंट ही वो चीज है जो सेंटेंस के लास्ट में आती है, जो पैसिव के सेंटेंस के हमेशा लास्ट में आती है। आगे देखो, चेंज करो, कौन है, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, क्रिकेट कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, कॉन्टिन्यूस में लेके जाओ। क्रिकेट एक वचन है तो क्या लगा दोगे, इज। क्रिकेट इज, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेड। अब देखिए, अब क्या पहले बाई प्लस एजेंट लेके आओगे, नहीं, उससे पहले अपनी एक जानकारी बाकी है, एक वाली जानकारी ये बाकी है, तो ये पहले ऐड कर दो, कर दो, इज प्लेड इन दी गार्डन। अब लाओ बाई प्लस एजेंट, बाय माई फ्रेंड्स। क्लियर। इस प्रकार से आपको सेंटेंस है वो बनाने हैं। ये तो बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर की अपन ने बात की थी, कुछ थोड़े सेंटेंस कर लिए, रूल्स को अप्लाई करना सीख लिया, किस प्रकार से रूल्स को अप्लाई करने हैं। अब जो सेंटेंस है ना, अब जरूरी नहीं है कि आपसे टेंस के रिलेटेड सेंटेंस आए। देखिए, कुछ सेंटेंस तो ऐसे आते हैं जो हेल्पिंग वर्ब वाले आते हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हेल्पिंग, जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, वो जो अपन एक दो यहाँ पे दो सेंटेंस अपन ने किए हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं जिनमें मैन वर्ब आती है, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो इंपेरेटिव होते हैं, उसको उनको किस प्रकार से चेंज करना है। कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं जो किसी अदर फॉर्म में आते हैं, जैसे किसी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट आता है तो डबल ऑब्जेक्ट वाले को किस प्रकार से अपन चेंज करते हैं, वो धीरे धीरे बारीकी से एक एक रूल है वो अपन क्रमशः पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ एकदम, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक बार रिवाइज कर दो मैं आपको। देखिए, रिवाइज क्या करना है, मैंने हेडिंग क्या डाली, हाउ टू मेक अ सेंटेंस पैसिव, की सेंटेंस को पैसिव किस प्रकार से बनाते हैं। कान एक बार खुले रखिए, आप ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए, सबसे पहला काम क्या करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, बना दिया। ठीक है, आवश्यकता अनुसार आपको क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ठीक है, मैन वर्ब किस फॉर्म का यूज करना, आपको मैन वर्ब की आपको हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, बाई प्लस एजेंट आपको लेके आना है, बाई प्लस एजेंट वो भी आपको सेंटेंस के सबसे लास्ट में लेके आना है, उससे पहले उसके बाद में, यानी बाई प्लस एजेंट के बाद में कुछ भी नहीं लेके आना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको चेंज करनी है। ये मेरी बात समझ में आई। उससे पहले मैं बात करूंगा कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की, कि आपके सेंटेंसेस में कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, उनको बाई प्लस एजेंट आप नहीं बनाते हैं, उनकी बात मैं अभी करता हूँ। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स की, जो ये बेसिक का एक लास्ट पार्ट रहेगा अपना। उसके बाद में अपन जो सेंटेंस वाइज है वो करना स्टार्ट करेंगे, जैसे अपन का अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। उसके बाद में देखिए अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट एक बार ध्यान में देखिए क्या होते हैं अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। देखिए, कुछ आपके सामने जो सब्जेक्ट्स है वो लिखे हुए हैं,
ये क्यों अनइम्पोर्टेंट होते हैं? ये अनइम्पोर्टेंट इसलिए होते हैं, देखिए कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी अपने को जानकारी नहीं होती है प्रॉपरली, सामने वाले का पता नहीं चलता कि सामने वाला एक्चुअली है कौन, तो उन प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनको अपन बोलते हैं अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दे का मतलब हो गया आपका वे यानी हम, पीपल मतलब लोग, ऑल ऑफ देम मतलब उनमें से सभी, समवन का मतलब कोई, समबडी का मतलब भी कोई, एवरीवन का मतलब सभी, एवरीबडी का मतलब सभी, वन का मतलब कोई एक, चिल्ड्रन का मतलब बच्चे, नन का मतलब कोई नहीं, नो वन का मतलब कोई नहीं, और नो बडी का मतलब कोई नहीं। ये आपके कुछ वाक्य हुए। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया यहाँ पे कि एवरीवन इज राइटिंग स्टोरीज, एवरीवन सभी इज, अच्छा एवरीवन बात यहाँ पे सभी की हो रही है, उसके बाद में मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वो इज का इस्तेमाल किया है, तो ध्यान में देना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है कि ईच एवरी आइदर नाइदर एवरीवन, ये जितने भी सारे टर्म होते हैं, ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, इनके बाद में भले ही कोई नाउन है वो प्लूरल आ सकती है, लेकिन इनके साथ हेल्पिंग वर्ब वो हमेशा सिंगुलर का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए अभी अपन एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, ये बेसिक का लास्ट पार्ट रहेगा, इसके बाद में अपन सेंटेंस वाइज इनको सॉल्व करेंगे और कुछ जो इंपॉर्टेंट नियम उनकी बात करेंगे। एक बार के लिए आप देखिए, सबसे पहले मैं बात सेंटेंस की करता हूँ कि सेंटेंस को एक बार अपन तोड़ मरोड़ के अपन सेंटेंस को देखते हैं कि किस प्रकार से तोड़ा जा सकता है। देखिए यहाँ पे दे है वो आपका सब्जेक्ट है, प्ले आपकी वर्ब है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया है, ए फुटबॉल पूरा का पूरा, ए फुटबॉल मैच, ये आपका पूरा का पूरा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। यानी कि कहने का मतलब कि सेंटेंस की यदि पार्ट ऑफ स्पीच के आधार पर बात की जाए तो अपने पास एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक आपका ऑब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्यों नहीं है, तो यहाँ पे देखिए आपको प्लेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल रही है, और प्लेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलने का मतलब है कि यहाँ पे कौन सा टेंस है, वो पास्ट सिंपल है। तो पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल वाले को अपन किस में चेंज करते हैं, कॉन्टिन्यूस में चेंज करते हैं, तो कॉन्टिन्यूस के हिसाब से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या काम करना अपन को, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, फुटबॉल मैच, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, फुटबॉल मैच, ठीक है। उसके बाद में टेंस कौन सा आपका, पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल को लेके जाइए पास्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट कॉन्टिन्यूस में आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब है, एक तो है वॉज, एक आपकी वर। तो ए फुटबॉल मैच के हिसाब से फुटबॉल मैच कितने हैं, एक है तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो अपन क्या लगा देंगे, वॉज, ठीक है। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है लेकिन ये थर्ड फॉर्म भी सेम ही होती है इसकी, तो वापस से क्या हो जाएगा, प्लेड। अब देखिए जैसे कि मैंने बोला कि आपको अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो बाय प्लस एजेंट के रूप में नहीं लिखने, तो यहीं पे जो सेंटेंस में वो फुल स्टॉप लगा देना, आपको बाय प्लस एजेंट नहीं बनाना, देखो नहीं बनाना है। दूसरा देखिए, दूसरे में पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधार पर बात करते हो, तो एवरीवन वो अपना सब्जेक्ट है, यह अपनी हेल्पिंग वर्ब इज है, ये अपनी मेन वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट बनाइए, सब्जेक्ट में लिखना है स्टोरीज, ये आपका प्लूरल है। अब देखिए टेंस कौन सा है, इज वाला है, कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस वाले में अपन क्या लगाते हैं, बीइंग लगा देते हैं, तो स्टोरीज। लेकिन उससे पहले क्या लिखना है, क्या मैं इज लिख दूं, यहाँ पे नहीं लिखना, इज है वो एवरीवन के हिसाब से आया था, एवरीवन यहाँ पे अपन सिंगुलर कंसिडर करते हैं इसलिए अपन ने इज लगाया था, लेकिन यहाँ पे स्टोरीज है, स्टोरीज को जब अपन ने सब्जेक्ट बनाया तो स्टोरीज खुद एक क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल है तो अपन को हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी चाहिए, प्लूरल चाहिए, वरना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम है वो क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो स्टोरीज के बाद में अपन लगा देंगे आर, और आर के बाद में आपको यूज करना है बीइंग, ये अपना पैसिव वॉइस का नियम हो गया। आर के बाद में आपको यूज करना है बीइंग, बीइंग के बाद में क्या करना है, आपको मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आनी है, तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन, ठीक है। स्टोरीज आर बीइंग रिटन, अब क्या करना है, बाय प्लस एजेंट लेके आऊं, नहीं लेके आना है, क्यों नहीं लेके आना है, क्योंकि एवरीवन क्या है कि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है, चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन आर सिंगिंग सॉन्ग इन द स्कूल, चिल्ड्रन बच्चे, आर सिंगिंग सॉन्ग गाना गा रहे हैं कहाँ पे, इन दी स्कूल, ठीक है। सेंटेंस को पार्ट ऑफ स्पीच के आधार पर देखिए, चिल्ड्रन आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ये आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी मेन वर्ब है, ठीक है, दोनों को मिलाकर वर्ब बोल सकते हो सीधा। सॉन्ग आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी एडवर्ब हो गई। एडवर्ब क्यों हो गई भाई, एडवर्ब मतलब क्या होता है, एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं अपन क्रिया विशेषण, क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। अच्छा क्रिया विशेषण क्या करता है, क्रिया विशेषण क्या करता है, देखिए क्रिया से पता चलता है कि क्रिया की क्या बताता है, विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण का काम क्या होता है, क्रिया की विशेषता बताना, यानी कि काम की विशेषता बताना। काम क्या है, काम क्या है, काम आपका है गाना, ये सिंगिंग वाला, कोई गाने को गा रहे हैं,
अच्छा, कहाँ पे गा रहे हैं, तो इसके बारे में एक एडिशनल जानकारी कौन दे रहा है, इन द स्कूल, कि गाना है वो कहाँ पे गाया जा रहा है, तो गाना है वो स्कूल में गाया जा रहा है। तो ये गाने के बारे में एडिशनल जानकारी दे रहा है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं अपन, एडवर्ब, सॉरी एडवर्ब बोल देते हैं। अब चेंज करिए इसको, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेके जाइए, ऑब्जेक्ट को बना दिया सब्जेक्ट, सॉन्ग सिंगुलर है, आर वाला टेंस है, तो आर है तो अपन क्या कर देंगे, इज कर देंगे, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल था तो अपन ने आर लगाया था। यहाँ पे सॉन्ग है अपने पास, वो सिंगुलर है तो सिंगुलर अपन इज लगा देंगे। इसके बाद में अपन को यूज करना है वो किसका, बीइंग का। सॉन्ग इज बीइंग, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आई। देखिए मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है संग, तीन फॉर्म चलती है, सिंग आपकी फर्स्ट फॉर्म है, सिंग आपकी सेकंड फॉर्म है, और आपकी संग है वो थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो सॉन्ग इज बीइंग संग, अब क्या करना है, इन दी स्कूल, ये आपकी एडवर्ब वाला पार्ट बच गया, इन दी स्कूल। ठीक है, और उसके बाद में मैंने सीधा क्या लगा दिया, आपका फुल स्टॉप। क्यों, क्योंकि चिल्ड्रन है वो एक अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को अपन बाय प्लस एजेंट से नहीं लेके आते। तो ये आज अपने आज की वीडियो में अपने बेसिक चीजों की है वो बात कर ली है। ठीक है, उसके बाद में कल अपन क्रम वाइज पढ़ेंगे सेंटेंसेस को, जिसमें आपके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, उसके बाद में आपके हो जाएंगे इम्पेरेटिव आ जाएंगे। इम्पेरेटिव में कौन कौन से पढ़ेंगे, इम्पेरेटिव में अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले, प्लीज, काइंडली वाले, डू या डू नॉट वाले पढ़ेंगे। ठीक है, और लेट वाले, लेट्स वाले, इस प्रकार के भी कुछ वाक्य आते हैं जो इम्पेरेटिव में होते हैं, वो अपन बेसिक वॉइस में देखेंगे। और कुछ एडिशनल जो रूल्स है वो भी पढ़ेंगे। जैसे कोई सेंटेंस है उसमें आपके पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो दो ऑब्जेक्ट को आप किस प्रकार से चेंज करते हो। कुछ सेंटेंस है जिसमें गोइंग टू आपको मिल जाता है, उसको आप किस प्रकार से चेंज करते हो। ठीक है, कुछ अदर भी नियम है, कुछ आपको कंजक्शन वाले वाक्य मिलेंगे, कंजक्शन वाले वाक्य को किस प्रकार से करते हो। तो कुल मिला के कुछ बेसिक से कुछ नियम है जो किसी भी प्रकार के एग्जाम हो वो सारे में वही नियम आते हैं। देखिए एग्जाम कोई भी हो, नियम कभी चेंज नहीं होते, नियम वही रहने हैं। ठीक है, चाहे वो 10th लेवल की बात करें या किसी और लेवल की बात करें, मैं आपको सारे नियम वो कवर कराऊंगा जो आपको किसी भी प्रकार के एग्जाम में काम आ सकते हैं। ठीक है, तो वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का, नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी अपलोड करूंगा।